क्षेत्र में, तो एक निष्पक्ष और निर्भीक बात कहने के लिए उस निर्भीक आवाज़ को मैं सलाम करता हूं। सर, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बुझते हुए चिरागों को रोशन करेंगे हम, बुझते हुए चिरागों को रोशन करेंगे हम। आप आए हैं घर हमारे, जश्न चरागा करेंगे हम। आपका वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ। आखिर के स्पीकर के सामने चुनौती ये होती है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड सब कुछ बोला जा चुका होता है, लेकिन मैं अपनी बात रखूं, उसमें कुछ बातें बड़े वाज़े तौर पे, बग़ैर किसी सेकुलरिज़म के, बग़ैर किसी पॉलिटिकल करेक्टनेस के मैं अपनी बात रखूंगा। मेरी बात से किसी धर्म के लोग सहमत हों, किसी जाति के लोग सहमत हों, असहमत हों, मेरे लिए इसकी कोई मेरे न चिंता होती है, न मेरी कोई दरकार। मेरी बात से अगर वो राष्ट्रवादी है, वो पगड़ी बांधे हुए है, वो टोपी लगाए हुए है, वो स्कार्फ बांधे हुए है, अगर वो सहमत है तो मेरा सिर्फ उन्हीं से मतलब है। दो तीन बातें कह के मैं अपनी जो बात शुरू करता हूँ। बालाकोट के बारे में बात हुई, पाकिस्तान के बारे में बात हुई, हमारे देश के सेनाओं के बारे में बहुत बात हुई, हम सब लोगों ने बहुत ताली भी बजाई, लेकिन मेरी चिंता न पाकिस्तान है, न बांग्लादेश है, न बालाकोट है। मेरी चिंता ये है, मेरा अध्ययन और मेरा एक्सपीरियंस 27 साल का ये बताता है कि हमारे देश में समाज में अच्छे बने रहने, अच्छी बातों का मुलम्मा चढ़ा करके एक महान कहलवाने का बड़ा शौक़ है। हर आदमी इस बात से बचता है कि मेरे जाने के बाद लोग ये कहें कितने महान विचार थे उनके, कितनी बढ़िया बातें करते थे, देखिए साहब, लेकिन कोई बात सच्ची उसमें नहीं होती। लिहाजा मैं जहाँ पैदा हुआ, इस सभागार के और इस हॉस्पिटल और इस पूरे इंस्टीट्यूशन के हेड भी वहीं से पढ़े हुए हैं। मेरी पैदाइश उस जगह हुई है जहां कुरान मजीद कंपलसरी था। बहुत लोगों ने कुरान पढ़ा होगा। हिंदुस्तान के 35-40 करोड़ मुसलमान बड़ा दावा करते हैं कि उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है। मेरा अपना मानना यह है कि या तो वो झूठ बोलते हैं या उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। दुनिया में आप हर किस्म चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, कम से कम जो किताब आपकी, जिसे आप मुक़द्दस कहते हैं, जिसे आप पवित्र कहते हैं, या तो उसमें जो लिखा है उसको सरे बाज़ार बताओ कि उसमें क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है तो उस पर अमल करो, और अगर अमल करने से किसी की नाराज़गी बढ़ती है तो फिर झूठ मत बोलो। हमारे देश में आप सबको पता होगा कि पंजाब में सिख आतंकवाद की बात हुई थी। वो लोग किसी पॉलिटिकल मामलात से वो शुरू हुआ था, सब जानते हैं कि वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट था, लेकिन इस देश में 99% लोगों को ये कहने में देर नहीं लगी कि ये सिख आतंकवाद है। किसी को बगैर किसी जाने हुए, बगैर किसी उसकी जेनेसिस कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कौन लोग पीछे थे, क्या पॉलिटिकल ड्रामा खड़ा किया गया, लेकिन सिख आतंकवाद का धर्म पता चल गया। मैं सिंह साहब के एक बात के लिए ज़ाती तौर पे बड़ा सल्यूट करता हूँ। मुझे नहीं पता आप में से बहुत सारे लोगों को वो बात पता है या नहीं पता। जब इस देश में मीडिया राष्ट्रवादी नहीं था,
जब इस देश में राष्ट्रवाद की बात करने से लोग शर्माते थे। पॉलिटिकल पार्टियों को लगता था कि राष्ट्रवाद की बात करना जो है गैर सेकुलरिज्म है, ये तो कम्युनलिज्म की बात है। इसी देश में एक सत्ताधारी पार्टी ने अपने सियासी मंसूबों को चलते हुए एक इतना बड़ा सान्या जिसका जिक्र आर.एस.एन. सिंह साहब ने करा, 26/11 का। उस 26/11 के पीछे कौन लोग थे? माफ़ कीजिएगा, ये मैं बरेली में बात कर रहा हूँ, लाहौर में नहीं कर रहा। मानिए कि आपके दोस्त देश के लोग उसमें शामिल थे, आपके देश के नेता उसमें शामिल थे। ये बात अलग है कि उसकी प्लानिंग कहाँ हुई, कैसे हुई। ये ऐसे ही नहीं हुआ कि इस वक्त पाकिस्तान का जो वर्तमान फॉरेन मिनिस्टर है, जिस दिन भारत पे 26/11 को हमला हुआ, सिंह साहब, दिल्ली के अंदर एक महिलाओं का प्रेस क्लब है जिसे इंडियन वुमेन प्रेस कोर कहते हैं, 5 विंडसर पैलेस मेरिडियन होटल के पास है। जिस वक्त उस हमले को अंजाम दिया जा रहा था, जो वर्तमान में पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है शाह मोहम्मद कुरैशी, ये उस वक्त उस प्रेस कोर के अंदर दिल्ली में बैठा हुआ था। रात के 2 बजे सरकार ने प्लेन उसको स्पेशल दिया, कहा कि आप जल्दी से जल्दी चले जाएं। और ये ऐसे ही नहीं मुमकिन है कि वो हमला हुआ और 15 दिन के बाद कुछ मक्कार और मुनाफिकीन लोगों ने, जिसमें देवबंद का जो आपका स्कूल ऑफ थॉट है इस्लाम का, उसका सरबराह मदनी, महेश भट्ट, दिग्विजय सिंह और एक सड़क छाप पत्रकार अजीज बर्नी ने एक किताब लिखी कि 26/11 का हमला आरएसएस की साजिश थी। मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, इसके निपटने के लिए दुनिया की बेहतरीन आपके पास आर्मी है, वो इशू नहीं है। जो लोग इमरान खान को एक हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर के छोड़ने के लिए कहते हैं कि उसको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, इसी देश के लोगों को पता होना चाहिए भाई कि अगर इमरान खान ने हमारा एक ऑफिसर छोड़ा, वो किन दबाव में छोड़ा, कैसे छोड़ा, उस पर नहीं जा रहा मैं। तो भारत के लोगों को पता होना चाहिए कि सन 1971 में पाकिस्तान के 93,000 फौजियों को आपने पकड़ा था, सरेंडर कराया था, 2 महीने तक उनको खाना खिलाया था, किसी के खुरच नहीं आई और उनको वापस भेज दिया। हमारे यहां तो लास्ट सिलसिला लग जाता, फिर अगर नोबेल प्राइज मिलने का मामला होता तो खत्म ही नहीं होते। लेकिन ये 2 सभ्यताओं की बात कर रहा हूं, जिस सभ्यता की बात जिन्ना साहब कहते थे, मैं कुछ बातों से सहमत हूं। ये जो गंगा जमुना तहजीब है, ये जो भाईचारा है, ये इससे बड़ा दुनिया का फ्रॉड कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा फ्रॉड नहीं हो सकता। ये झूठ और मक्कारी का मुलम्मा चढ़ा करके इस देश को मूर्ख बनाया जा रहा है। जिन्ना ने अगर ये कहा था कि हम 2 अलग अलग आइडेंटिटी हैं, हमारी सोच है, हमारी संस्कृति अलग है, मैं सही कहता हूं, जिन्ना ने सही कहा था, कोई गलत बात नहीं कही थी। और उस संस्कृति की 2 ही बातें मैं आपके सामने रखता हूं। 1971 में भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी सब जानते हैं। अमेरिका से उस वक्त गेहूं आता था PL4, जो वहां जानवर खाया करते थे। उस वक्त उन 93,000 जिहादी जो पाकिस्तान की आर्मी के यूनिफॉर्म में थे, उन्होंने जो मुसलमानों के साथ बंगाल में औरतों के साथ किया, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती। सच में जिन्ना साहब, आप अलग हैं, हम अलग हैं। हमारा एक फौजी कारगिल की युद्ध में उस तरफ रह गया।
आज जो लोग नोबेल प्राइज देने की बात कर रहे हैं, चंद दिन पहले की बात है भाई। इतनी याददाश्त कमज़ोर नहीं है, और याददाश्त कमज़ोर अगर नहीं है तो तुम मक्कार हो, झूठे हो और किसी के एजेंट हो। एक फौजी जो वहां रह गया था, आपने उसकी आंखें निकाली, आपने उसके गुर्दे निकाले, आपने उसके शरीर के चिथड़े उड़ा दिए और उस सौरभ कालिया को भारत भेजा था और कहा कि ये वापस ले लीजिए। तो हमारे 93,000 और उनका 1, ये इस बात को दर्शाता है कि आपकी संस्कृति अलग है और हमारी अलग है। तो सिंह साहब, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को जो लोग नोबेल प्राइज़ दिलवा रहे हैं, नोबेल प्राइज़ बनाने की कंपनी बंद हो जाएगी। 93,000 कम से कम भारत को मिलने चाहिए थे, नहीं मिले। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के मुंतज़मीन, आयोजक रुहेलखंड, विजन रुहेलखंड, ख़वातीन व हज़रात, मेरी हम उम्र, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे साथियों और नौजवान दोस्तों, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा की बात हो रही है, न मैं हुकूमत में हूँ न मेरी हुकूमत सुनेगी, लेकिन मैं एक बात ज़रूर वाज़े तौर पे साफ कर दूँ कि इस मुल्क में कम से कम हर 15 दिन बाद 50 सर्जिकल स्ट्राइक इंटरनल ज़रूरी है। लेकिन मेरा दूसरा लाइन ये है कि सेनाओं को जो मैंडेट दिया जाता है, सेनाओं की जो ड्यूटी होती है, जो उनको बताया जाता है, जो समझाया जाता है, जिसकी ट्रेनिंग दी जाती है, उनको सिर्फ ट्रेनिंग इस बात की दी जाती है कि जो बॉर्डर के पास आएगा, उधर से आने की कोशिश करेगा, उस पे आपको एक्शन करना है। अगर इस देश में सर्जिकल स्ट्राइक, मैं क्यों कह रहा हूं हर 15 दिन बाद ज़रूरी है, तो वो सेना नहीं करेगी, वो समाज को करना पड़ेगा। और भारत का समाज अगर इस गलतफहमी में आ गया है कि कश्मीर में भी लोग बहुत साल पहले कहा करते थे, 60 के दशक में, 50 के दशक में, जब कश्मीर से लोग कहा करते थे कि क्या कभी ऐसा हो जाएगा, तो वो मुंह चढ़ाते थे, कहते तुम पागल हो गए हो क्या, ऐसा कभी होता है? हमारी सदियों की रिवायत है, हम बहुत साथ साथ रह रहे हैं। वो सदियों की रिवायत 19 जनवरी 1990 को ज़फ़ीन में कई हज़ार गुना दफन हो गई, और एक छोटा सा हिस्सा है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। पूरा जम्मू कश्मीर का जो भूगोल है, जो जोग्राफिया है, उसमें 65% इलाका लेह लद्दाख का है, 20% जो इलाका है वो मात्र जम्मू का है, 15% इलाके के अंदर जिसकी टोटल पॉपुलेशन 7% है, उस 7% पॉपुलेशन और 15% भूगोल में रहने वाले लोगों को आज़ादी चाहिए। पूरा कश्मीर शांत है। कभी कोई आतंकवाद की घटना जम्मू में सुनी आपने? कभी कोई आतंकवाद की घटना लेह लद्दाख में सुनी? 15% इलाके में 7% पॉपुलेशन, 93% लोगों पे राज कर रहे हैं, तब भी कहते हैं हमें आज़ादी चाहिए, हमें जमहूरियत चाहिए। ये कौन लोग हैं? इनकी नस्ल को समझने की कोशिश कीजिए। जम्मू कश्मीर जो लोग घूमने जाते हैं, डल लेक को देखने जाते हैं, मैं कहता हूं आपको जम्मू कश्मीर के बारे में पता ही नहीं है और न बताया गया आपको। जम्मू कश्मीर राज ऑफिशियली भारत के रिपब्लिक सेकुलर स्टेट के अंदर एक इस्लामिक स्टेट बन चुकी है। हमने बनने दिया, हमने एक के बाद एक कंसेशन के बाद बनने दिया। हमको पॉलिटिकली करेक्ट होना था। हमको लगता था कि ये जो झूठ और मक्कारी है, वोट लेने का तरीका है, सेकुलरिज्म का नया नया डेफिनेशन निकाली जाती है इस देश के अंदर, इस कारण हमने कश्मीर को अपने से अलग कर दिया है।
हमने कॉन्स्टिट्यूशनली अलग किया है, हमने लीगली अलग किया है, हमने सोशली अलग किया है, हमने पॉलिटिकली अलग किया है। तो क्या कश्मीर के लोगों से आप उम्मीद करते हैं, उस 15% में जहां वैली में लोग हैं, क्या आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो भारत के साथ खड़े होंगे? हमने उन्हें भारत विरोध का इनाम दिया है। आज से नहीं दिया, 1947 से देने का ये सिलसिला चल रहा है। अब कुछ रुका है तो लोगों को तकलीफ होने लगी है। आखिर कौन लोग हैं उस 15% इलाके में? 7% पॉपुलेशन किन लोगों की है जिन्हें हिंदू की तो बात छोड़ दीजिए, उन्हें तो शिया बर्दाश्त नहीं है। वो तो शिया को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन झूठ फरेब मक्कारी मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में 2 घटनाओं का जिक्र करूंगा। एक घटनाओं से मेरी वाबस्तगी है सीधे तौर पे। मैं उस संस्था जो हम 3 लोगों ने क्रिएट की थी, उसमें से एक मैं खुद मौजूद हूं। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक PIL डली हुई है, आप सब जानते हैं। आप लोगों ने क्या आर्टिकल 35A का नाम सुना है? ये 35A मैं और मेरे 2 दोस्तों ने 19 अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट में डाली थी। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कुछ बातें कि आपको पता होना चाहिए। जब आप हॉल से बाहर जाएंगे तो एक तरफा सेकुलरिज्म, एक तरफा भाईचारा, एक तरफा गंगा जमुना तहजीब की बातें बहुत होंगी। और हम लोगों को बड़ा मजा आता है ऐसी बातें करने में। हमको लगता है तुम भी ठीक, हम भी ठीक। लेकिन अगर ये भाई भाई थे, हम आज़ादी हमने साथ साथ लड़ी थी, तो फिर वो कौन सा ख्वाब एक तरफा पल रहा था कि सन 1947 में ये मुल्क बटा और 21-22 लाख लोग मर गए। ऊपर से लोग हैवान से कहां से आए थे लोग मारने के लिए? ये भाईचारे में कौन भाई था और कौन चारा था भाई, ये पता नहीं चला हमको। हमने एक मुल्क बनाया, 3 युद्ध लड़े उसके साथ, हमारे सैनिक मारे गए, उनके सैनिक मारे गए। लेकिन उस 71 की लड़ाई के बाद एक डॉक्ट्रिन पाकिस्तान के मिलिट्री हेडक्वार्टर में तैयार की गई। उसका जिसका जिक्र सिंह साहब कर रहे थे, उसका सिर्फ इतना ही मतलब है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। भारत को 1000 जख्म दो जो लगातार रिश्ते रहें। ये 40 साल से जो प्रॉक्सी हो रही है कि JNU में यकायक ऐसा ही नहीं होता कि कुछ लोग कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, यहां तक तो ठीक है, फिर आगे कहते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये जादवपुर, ये हैदराबाद, ये कलकत्ता, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। हमें और हमारे समाज को आदत पड़ गई है कि जब तक वो जुमला, वो स्लोगन यथार्थ में नहीं उतरता तब तक हम चेतते नहीं हैं, तब तक हम अलर्ट होते नहीं। अरे कुछ बेवकूफ लोग लगा रहे हैं, यही कह के कि कश्मीर में कुछ मासूम लोग हैं, कुछ भटके हुए लोग हैं, कुछ बेरोजगार लोग हैं, वो भारत की दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी के एक फौजी को मार देते हैं अपने पत्थरों से। लेकिन हमारा नैरेटिव नहीं बदलता, हमारी खामोशी नहीं बदलती। ये वही झूठ और मक्कारी है कि हिंदुस्तान में ये कहा जाता था बहुत पहले कि अगर देखिए साहब हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहजीब है, मुसलमान यहाँ इतनी बड़ी तादाद में रहते हैं, तो क्यों भारत के अंदर हमेशा हिंदू जो है वो होम मिनिस्टर बनता है? क्यों नहीं हमारे ऊपर यकीन किया जाता? तो 3 प्रेसिडेंट भी बने आपके, विदेश मंत्री भी बने, रक्षा मंत्री भी बने। कोई ऐसी, मैं समझता हूं कि इस देश में तो कोई ऐसा पद नहीं है जहां मुसलमान ना रहा हो। लेकिन भारत ने, सरकार कौन सी थी कौन सी नहीं थी मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। पहली बार भारत के लोगों ने, मैं नहीं जानता कि भारत के लोगों की कितनी सैंक्शन रही होगी, सरकारों ने किस कारण से पहली बार 89 के अंदर मुफ्ती मोहम्मद सईद को भारत का पहला गृह मंत्री बनाया। हम आज हर छोटी छोटी बात पे सवाल पूछते हैं, हर छोटी छोटी बात पे राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, हर छोटी छोटी बात पे गृह मंत्री का इस्तीफा मांग लेते हैं, घेरने की कोशिश करते हैं, किसी ने घेरा नहीं। 11 महीने भारत का पहला गृह मंत्री मुसलमान रहा। उस दौर में 3 घटनाएं ऐसी घटी जिनके बारे में सिंह साहब जिक्र कर रहे थे। पूरे देश में उससे सवाल पूछना कम्युनलिज्म हो जाता, उससे घेरना कम्युनलिज्म हो जाता, ये राइट विंगर का दबाव हो जाता। उसके रहते हुए
गुलाम नबी आज़ाद, सैफुद्दीन सोज, इन सब के रिश्तेदार यकायक उनको किडनैप कर लिया जाता है। किसी के बदले 27 आतंकवादी छोड़े जा रहे हैं, किसी के बदले 7 छोड़े जा रहे हैं। और मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिनकी अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो ये कहता है कि जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य नहीं है, अलग देश है, हम उस सेल्फ रूल को लेना है, उस शख्स के रहते हुए उसने अपनी लड़की का अपहरण का ड्रामा किया और खूनखार आतंकवादियों को छुड़वा दिया। वो आतंकवादी चले गए, मुझे उसका दुख नहीं है, लेकिन ये आतंकवादी जिंदा हैं अभी भी, ये अभी भी जिंदा हैं आपके बीच में। इनको कौन पकड़ेगा? इनके मुखौटों से नकाब कौन उतारेगा? हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी का लीडर राज्यसभा में, मैंने इसलिए वाजे करा कि देखिए, मैंने रिजाइन नौकरी से इसलिए नहीं किया, मुझे लगा कि मुझे पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना, मुझे अच्छा आदमी नहीं कहलवाना अपने आप से, जिनको शौक हो वो कहलवाएं। लिहाजा शायद यही वजह है कि मेरे मुंह से जो आप सुन रहे हैं वो किसी पार्टी की विचारधारा, किसी के खिलाफ, किसी के सपोर्ट पे नहीं है। वो राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है। 2007 में जम्मू कश्मीर के अंदर शरिया लागू करता है। जम्मू कश्मीर में डिबेट होती है कि जम्मू कश्मीर के संविधान में हम सेकुलर शब्द लाना चाहिए। पूरी ताकत से कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी हो, बीजेपी का हो, बीजेपी में तो था ही नहीं, कांग्रेस का हो, सारी पार्टियों के मुसलमान इकट्ठे हो गए।